हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेएम स्टडी पॉइंट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोशन, जो क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर 1 है और चैप्टर फर्स्ट है मोशन। इसमें मेनली हम लोग फर्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होगा, व्हाट इज मोशन। तो सिंपली अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट एज टाइम पासेस देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रेस्ट। देन वी कैन से दैट when an object does not change its position with respect to a reference point, then object is called at rest. तो ये तो डेफिनेशन की बात हुई और ये डेफिनेशन किसी भी सोर्स से हमें मिल सकता है, बट पॉइंट ये है कि एक्चुअल में रेस्ट और मोशन होता क्या है, इसे हम लोग कैसे समझेंगे। तो इसे समझने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है और रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, तो कोई भी एक फिक्स पॉइंट रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, या फिर जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो वैसे पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। जैसे और कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग रेस्ट और मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा कि अगर किसी ट्रेन की बात करें, रनिंग ट्रेन की बात करें, तो वैसे कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि वो ट्रेन क्या है, मोशन में है। क्यों? क्योंकि उसके बाहर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, तो उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ट्रेन क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, और वो भी टाइम पास होने के साथ। तो वैसे कंडीशन में उस ट्रेन को हम लोग मोशन में कहते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि अगर ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स की बात करें हम लोग, और दो पैसेंजर एक दूसरे के अपोजिट साइड बैठा हुआ है, एक दूसरे के आमने सामने बैठा हुआ है, तो क्या वो दोनों पर्सन मोशन में है? तो अगर ट्रेन के बाहर का कोई रेफरेंस पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में ये कह सकते हैं कि वो ट्रेन मोशन में है, तो इसलिए वो दोनों पर्सन भी क्या होगा, मोशन में होगा। लेकिन अगर हम लोग उन दोनों पैसेंजर की बात करें, जिसमें किसी एक पैसेंजर को अगर रेफरेंस पॉइंट मान ले या फिक्स पॉइंट मान ले, तो क्या उस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में दूसरा पैसेंजर अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है? हमारा सिंपल सा आंसर होगा नो। वो दोनों पर्सन या एक पर्सन दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। टाइम तो पास हो रहा है, बट वो पैसेंजर अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो वैसे कंडीशन में वो दोनों पैसेंजर एक दूसरे के लिए रेस्ट पोजीशन में होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, रेस्ट में। तो ये एक एग्जांपल हुआ हमारा। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे अर्थ का। जैसे अगर अर्थ पे बैठे हुए किसी पर्सन की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो पर्सन बैठा हो खड़ा हो, तो वैसे कंडीशन में उस पर्सन को हम लोग रेस्ट में मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आसपास का जो भी रेफरेंस पॉइंट है या फिक्स्ड पॉइंट है, उसके कंपैरिजन में, उसके रेस्पेक्ट में वो पर्सन अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में वो पर्सन रेस्ट में होगा। लेकिन अगर कंपैरिजन हम लोग करें किसके साथ, सन के साथ, तो सन के साथ जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो वैसे कंडीशन में अर्थ क्या करता है, टाइम पास होने के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा होता है। तो अर्थ तो मोशन में है सन के कंपैरिजन में या सन के रेस्पेक्ट में। तो अर्थ पे जितने भी पर्सन होंगे, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, वो सभी क्या होंगे, मोशन में होंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ के साथ साथ इनका पोजीशन भी क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सन के कंपैरिजन में अर्थ के मोशन में होने के कारण अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, मोशन में होंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, इससे रिलेटेड हमारे जो डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एंटर करेंगे
और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहने का क्या मतलब? जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा हो, ट्रेवल कर रहा हो, तो वैसे कंडीशन में उसे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहेंगे। जैसे कह सकते हैं कोई भी एक स्ट्रेट पाथ होगा, कोई सीधा रास्ता हो और उस रास्ते पे कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा हो, तो हम लोग ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन कहां पे हो रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, एक स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है। जैसे ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन होगा, इस पे 2 पॉइंट हम लोग लेंगे, ए एंड सेकेंड वन इज बी। इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, आफ्टर सम टाइम्स ये बी पे आता है, तो वैसे कंडीशन में ए से बी तक आने में कुछ टाइम लगेंगे, जितने भी हो अप्रॉक्स 30 मिनट मान लेते हैं कि 30 मिनट्स लग रहे हैं किसी भी पर्सन को ए से बी तक आने में, और ये पाथ कैसा है, स्ट्रेट है। इसमें बहुत सारे डिफरेंस पॉइंट होंगे, तो टाइम पास होने के साथ कभी ये इस पोजीशन पे आएगा, फिर इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे, और अल्टीमेटली कहां तक पहुंचेगा, बी तक पहुंचेगा। तो वैसे कंडीशन में टाइम पास होने के साथ ऑब्जेक्ट या पर्सन क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट या पर्सन अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में ये मोशन में होगा, और ये मोशन क्या होगा, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन इससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, और वो टॉपिक होगा हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। जनरली हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही समझ रखते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस हैं। पाथ का जो टोटल लेंथ होता है, या फिर ये कहें कि टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे अगर कोई प्लेस है जिसका नाम है P, कोई दूसरा प्लेस है जिसका नाम है Q, और यहां तक पहुंचने का रास्ता ऐसे अल्टीमेटली यहां तक पहुंच जाता है। अगर इस पॉइंट को हम लोग A, B, C, D, E, F और G मान ले, तो वैसे कंडीशन में P से Q तक पहुंचने का जो टोटल लेंथ होगा पाथ का, वो क्या होगा, तो PA प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GQ।
ये टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ होगा। तो वैसे कंडीशन में इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। जैसे एक दूसरा भी वे ले सकते हैं हम लोग, एक दूसरा रास्ता ले सकते हैं। जैसे ये अगर P हो और ये Q हो, तो वैसे कंडीशन में अगर इस तरीके का रास्ता हो, तो वैसे कंडीशन में इसका टोटल लेंथ हम लोग क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। और मेजर करने के बाद जब ये टोटल लेंथ आएगा तो वो क्या होगा, P और Q के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग किसी दो प्लेस की बात करें, जैसे अगर दिल्ली और मुंबई के बीच की बात करते हैं, तो दिल्ली और मुंबई जाने के लिए जो रास्ते हैं, उस रास्ते का जो टोटल लेंथ होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चाहे वो कोई भी दो फिक्स पॉइंट हो सकता है, उस दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे अगर इस एग्जांपल की हम लोग बात करें, तो P और Q के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, तो P और Q के बीच एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा, P और Q के बीच का मिनिमम डिस्टेंस को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसे हम लोग ऐसे मिला भी सकते हैं। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और उसके थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और हम लोग ये समझ लेते हैं कि डिस्टेंस जो होता है उसका यूनिट ऐसा यूनिट मीटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये, डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। अब इसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये कोई पॉइंट ए है जहां से कोई पर्सन चलना स्टार्ट करता है और नॉर्थ की तरफ जाता है, 10 मीटर जाने के बाद ये अपने राइट साइड टर्न लेता है और फिर 15 मीटर जाता है। अगर ये पॉइंट ए है तो दूसरा पॉइंट बी होगा और तीसरा पॉइंट क्या होगा, हमारा सी होगा। वैसे कंडीशन में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो ए बी प्लस बी सी। डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। वैसे कंडीशन में ए बी का वैल्यू कितना होगा, 10 मीटर, और बीसी का वैल्यू कितना होगा, 15 मीटर। दोनों को ऐड करेंगे 25 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए चलेंगे तो वैसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ऑलरेडी हम लोग इस पॉइंट पे डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो स्ट्रेट लाइन से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए और सी को अगर मिला देते हैं तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AC
और AC फाइंड कैसे होगा, तो इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इन दोनों में से किसी को भी l और b कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया हुआ नहीं है। तो अगर AC फाइंड करना हो, AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रूट अंडर 10 का स्क्वायर 100 प्लस BC 15 है, 15 का स्क्वायर 225 325 मीटर रूट अंडर, या फिर ये कह सकते हैं रूट अंडर 325 मीटर। चाहे तो इसे सिंप्लीफाई करके रूट के बाहर भी वैल्यू आएगा कुछ, उसे भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन टॉपिक को समझना है, समझने के लिए इस कैलकुलेशन को यहीं तक रहने देते हैं। तो रूट अंडर 325 मीटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग डिस्टेंस को फाइंड किए और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड किए। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा डिस्प्लेसमेंट का वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आया। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जबकि इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे हैं कि पॉजिटिव आया है। अब हमें निगेटिव और जीरो ये दो एग्जाम्पल देखना है। अब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। कोई पॉइंट है P, यहां से कोई पर्सन इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है और ये Q तक पहुंचता है। Q तक पहुंचने में ये 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब अगर इसे वापस इसी रास्ते पे आना हो और वापस आने पर ये 25 मीटर जाता है, तो वैसे कंडीशन में Q से P तक आने में 20 मीटर और फिर वापस से 5 मीटर, ये पॉइंट R होगा, ये डिस्टेंस 5 मीटर होगा। अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो पहले वो पर्सन क्या करता है, P से Q तक 20 मीटर जाता है और फिर Q से R तक 25 मीटर वापस आता है। वैसे कंडीशन में अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें डिस्टेंस क्या होगा, P से Q तक 20 मीटर प्लस Q से R तक 25 मीटर ओवरऑल हो जाएगा 45 मीटर। तो ये पर्सन क्या कर रहा है, 45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 20 मीटर तो ये पहले जा रहा है, लेकिन उसी रास्ते पे वापस ये 25 मीटर रिटर्न भी हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो वैसे कंडीशन में -25 मीटर, ये -5 मीटर हो जाएगा। तो -5 मीटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसा कैलकुलेशन लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि ये उसी रास्ते पे क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से ये क्या कर रहा है, वापस भी आ रहा है। वापस आने के बाद वो जैसे ये समझे कि Q से P तक आएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा और इनिशियल पॉइंट से फिर ये
आर तक आएगा, तो ये क्या होगा, इसका फाइनल पॉइंट होगा। ये अगर 0 होता है तो वैसे कंडीशन में इसके लेफ्ट साइड आने पे ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अगर हम लोग नंबर 9 को देखें, सेंटर पे अगर हम लोग 0 लेते हैं किसी पॉइंट पे, तो इसके राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड निगेटिव वैल्यू होता है। इससे भी देख सकते हैं हम लोग कि अगर इसे ओरिजिन मानते हैं तो वैसे कंडीशन में इसके लेफ्ट डायरेक्शन में इसका क्या है, फाइनल पोजीशन है, और ये कितना है, 5 मीटर है, तो क्या हो जाएगा, -5। तो ये क्या आ जाएगा, -5 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -5 मीटर होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, निगेटिव है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता कि कोई एक पर्सन है जो पॉइंट पी से चलना स्टार्ट करता है, इस डायरेक्शन में 20 मीटर तक जाता है और फिर वापस से उसी रास्ते पे वो 20 मीटर वापस हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होता, सेम होता। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होता वो क्या होता, 0 हो जाता। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखते हैं और उसके बेस पे क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करते हैं कि वो निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। फ्रेंड, मैं अब आशा करता हूँ कि आपका जो डाउट था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, वो डाउट अब क्लियर हो चुका होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इससे आगे का जो भी टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर जो भी हमारे डाउट्स होंगे उस डाउट्स को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।